मूवी की शुरुआत होती है एक इंटेंस सीन के साथ, जहां माइक नाम का एक बंदा रोड पर भाग रहा होता है। तभी एक हुडेड आदमी उसके सामने आकर उसे शूट कर देता है। ये देखते ही माइक की आंख खुल जाती है और उसे रियलाइज होता है कि ये सिर्फ एक पूरा सपना था। उसकी वाइफ एंजी, जो उसके पास सो रही थी, उठती है और उससे बोलती है कि वो पानी पीकर वापस सो जाए। माइक रिलैक्स होने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी उसे अपने बेड के सामने अपनी बेटी सोफी नजर आती है। सोफी माइक से बातें करने लगती है, लेकिन एंजी को सोफी बिल्कुल नजर नहीं आती। ये मोमेंट काफी वियर्ड लगता है और फिर कुछ सेकंड्स के बाद सोफी वॉल के थ्रू डिसअपियर हो जाती है। माइक ये सब देखकर डर जाता है और एंजी को सब कुछ बताता है। इसी दौरान सोफी अपने रूम से माइक को बुलाने लगती है। माइक तुरंत सोफी के पास जाता है और वो बताती है कि उसे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, उसके सामने सब कुछ अंधेरा हो रहा है। सोफी को हाई फीवर भी होता है और कुछ ही देर में वो अनरेस्पॉन्सिव हो जाती है। माइक और एंजी तुरंत सोफी को लेकर हॉस्पिटल ले जाते हैं। वहाँ डॉक्टर थॉमस सोफी का चेकअप करते हैं और उसकी बैग पर कुछ मार्क्स देखते हैं। डॉक्टर थोड़ा शॉक होते हैं क्योंकि ये मार्क्स काफी अनयूजुअल लगते हैं। डॉक्टर माइक और एंजी को बुलाकर उनसे पूछते हैं कि क्या उन्हें इन मार्क्स के बारे में कुछ पता है। एंजी बताती है कि पिछली रात जब वो सोफी को बेड पर ले जा रही थी तब उसकी बैग पर ऐसे मार्क्स नहीं थे। डॉक्टर थॉमस को शक होता है कि हो सकता है माइक और एंजी ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो। डॉक्टर सोफी से कॉन्फिडेंशियली पूछता है कि उसके साथ क्या हुआ था। सोफी बस बोलती है द डार्कनेस इज कमिंग फॉर मी। ये लाइन सुनकर डॉक्टर और ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। रात को माइक सोफी के रूम में होता है जब उसे किसी के हैवी फुटस्टेप की आवाज सुनाई देती है। माइक तुरंत कॉरिडोर में जाता है, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं होता और वो फुटस्टेप्स की आवाज भी बंद हो जाती है। अगले दिन डॉक्टर थॉमस अपनी नर्स के साथ बात करते हैं और कहते हैं कि सोफी के सिम्टम्स एक पुराने पेशेंट कार्ल से काफी मैच करते हैं। कार्ल को एक मिस्टीरियस बीमारी थी जो उसकी डेथ का रीजन बनी थी, लेकिन उसकी बॉडी में डिजीज के विजिबल सिम्टम्स नहीं थे। नर्स बताती है कि कार्ल और सोफी फ्रेंड्स थे और हो सकता है कि कार्ल की बीमारी समहाउ सोफी तक पहुंच गई हो। नर्स ये भी शेयर करती है कि कार्ल की बॉडी पर भी ऐसे ही मार्क्स आते थे और उसका बॉडी टेम्परेचर गिर जाता था। कार्ल की डेथ काफी अनएक्सप्लेन्ड थी। ये सब सुन के माइक डॉक्टर से पूछता है, इस बार आप सोफी को कैसे बचाने वाले हैं। नर्स कहती है कि ये सवाल माइक को डॉक्टर थॉमस से खुद पूछना चाहिए। माइक डॉक्टर थॉमस के रूम में जाता है, लेकिन वो वहाँ नहीं होते। माइक डेस्परेट हो जाता है और कार्ल की मदर मैरी को कॉल करता है। वो मैरी से पूछता है कि क्या वो कार्ल की डेथ के बारे में कुछ बता सकती है, क्योंकि सोफी की कंडीशन भी अब क्रिटिकल हो रही है। मैरी कार्ल का नाम सुनते ही इमोशनल हो जाती है और माइक से कहती है कि वो कार्ल के बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहती। कॉल कट होने से पहले माइक को एक क्रीपी विस्पर सुनाई देता है, यू कैन नॉट सेव हर। ये लाइन सुनते ही कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है और माइक और ज्यादा डर जाता है। हॉस्पिटल में सोशल सर्विस ऑफिसर एंजी से सोफी के मार्क्स और कंडीशन के बारे में सवाल जवाब करती है। माइक वहाँ नहीं होता क्योंकि वो अपने ऑफिस में होता है। ऑफिस में माइक का बॉस उससे कहता है, तुम एक अच्छे एम्प्लॉय हो, लेकिन अगर तुम इतने सारे लीव्स लोगे तो शायद हम तुम्हें और ज्यादा दिन तक नहीं रख पाएंगे। ये सुनकर माइक टेंशन में अपने केबिन में बैठ जाता है। तभी एंजी का कॉल आता है। एंजी बताती है कि डॉक्टर थॉमस का कहना है कि सोफी की हेल्थ इश्यूज दरअसल उसके नाइटमेयर्स की वजह से है। डॉक्टर सजेस्ट करता है कि सोफी को घर ले जाकर प्रॉपर रेस्ट कराया जाए, क्योंकि वही उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो सकता है। एंजी माइक को कहती है कि वो हॉस्पिटल आए और उन्हें घर ले चले। माइक हॉस्पिटल जाने से पहले कार्ल की माँ मैरी से मिलने का प्लान बनाता है। मैरी इनिशियली माइक से कुछ भी शेयर करने के लिए तैयार नहीं होती, लेकिन फाइनली वो बताती है कि कार्ल के फादर को लगता था कि कार्ल की प्रॉब्लम्स उसके नाइटमेयर से जुड़ी है, इसलिए कार्ल के फादर उसके रूम में ही सोने लगे थे और इससे कार्ल की कंडीशन थोड़ी बेटर होने लगी थी। लेकिन एक रात सोते सोते कार्ल के फादर को हार्ट अटैक आया और उनकी डेथ हो गई। मैरी कहती है कि उसे नहीं पता कार्ल के फादर उसकी मदद कैसे करते थे, लेकिन उनका ये मानना था कि कार्ल की सारी प्रॉब्लम्स के पीछे उसके नाइटमेयर्स का हाथ था। माइक मैरी से पूछता है, लास्ट टाइम कॉल पर तुमने यू कैन नॉट सेव हर क्यों कहा। ये सुनते ही मैरी घर के अंदर जाती है और कार्ल की कुछ ड्राइंग्स लेकर आती है। ड्राइंग्स पर ब्लैक क्रेयॉन से यू कैन नॉट सेव हिम लिखा होता है। मैरी बताती है कि ये राइटिंग कार्ल की नहीं हो सकती, क्योंकि कार्ल लिखना ही नहीं जानता था। सीन शिफ्ट होता है माइक के घर पर, जहाँ एंजी सोफी को उसके बेड पर सुला रही होती है। सोफी को सुलाने के बाद एंजी रूम से बाहर आती है तो उसे एक पास का डोर अपने आप ही खुलता दिखाई देता है। एंजी को लगता है कि माइक घर आ चुका है और वो रूम के अंदर जाती है। तभी उसे एक स्ट्रॉन्ग कोल्डनेस फील होती है और एक और डोर खुलता है। वो रूम पूरा डार्क होता है, जो एंजी को और ज्यादा डराता है। थोड़ी देर बाद माइक वापस घर आता है। माइक और एंजी सोफी के रूम में जाते हैं और बातें करते हैं, जहाँ व्यूअर्स को पता चलता है कि सोफी उनकी पहली बेटी नहीं है। एंजी पहले भी माँ बन चुकी थी, लेकिन उनका पहला बच्चा सरवाइव नहीं कर पाया था। माइक थोड़ी देर सोफी के रूम में रुकता है और फिर नीचे आके अपने ड्रीम्स के बारे में इंटरनेट पर रिसर्च करने लगता है। तभी माइक को विस्पर सुनाई देती है जो काफी अनसेटलिंग होती है।
एंजी वहां आती है, लेकिन माइक अपना एक्सपीरियंस उसे शेयर नहीं करता। रात के करीब 3:30 बजे माइक और एंजी के रूम का टेम्परेचर एकदम से गिर जाता है और डोर अपने आप खुल जाता है। माइक के ऊपर से ब्लैंकेट अपने आप हट जाता है, जैसे किसी ने उसे पुल किया हो। माइक डोर के पास जाता है और देखता है कि वो खुला हुआ है। वो कॉरिडोर में आगे बढ़ता है और तभी सारे डोर्स अपने आप ही बंद होने लगते हैं। मेन डोर से नॉक की आवाज सुनाई देती है। माइक मेन डोर ओपन करता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। उसे विस्पर्स सुनाई देती रहती है जो उसे बेसमेंट की तरफ खींच लेती है। बेसमेंट में माइक को स्ट्रेंज नॉइजेस सुनाई देती है, लेकिन अचानक सब कुछ बंद हो जाता है। अगले दिन सुबह जब माइक ऑफिस के लिए रेडी हो रहा होता है, एंजी नोटिस करती है कि माइक के नेक पर एक हिकी है। माइक सोचता है कि शायद ये एंजी की वजह से है और इस बात को इग्नोर कर देता है। माइक के ऑफिस जाने के बाद एंजी और सोफी एक गेम खेलते हैं। एंजी सोफी को ब्लाइंड फोल्ड करके उसका हाथ पकड़ के कुछ ड्रॉ करती है और सोफी को गेस करना होता है कि वो क्या ड्रॉ कर रही है। पहले राउंड में सोफी गेस कर लेती है। दूसरे राउंड में एंजी सोफी को ब्लाइंड फोल्ड करती है, लेकिन तभी एंजी के फोन पर एक कॉल आता है और वो रूम से बाहर चली जाती है। रूम में व्यूअर्स देखते हैं कि एक डिमोनिक हैंड सोफी के हाथ को पकड़ता है और एंजी की आवाज निकालते हुए सोफी से कुछ ड्रॉ करवाता है। जब एंजी वापस रूम में आती है तो वो देखती है कि सोफी की ड्रॉइंग बुक पर एक हैंगिंग आदमी बना हुआ है और ब्लैक क्रेयॉन से लिखा है, यू कैन नॉट सेव हर। एंजी घबरा जाती है और सोफी से पूछती है, ये सब क्या है? सोफी जवाब देती है, वो मुझसे बनवाता है, लेकिन वो कौन है ये अब भी क्लियर नहीं होता। जब एंजी ड्राइंग को गौर से देखती है तो रियलाइज होता है कि जो आदमी ड्राइंग में है वो एक्चुअली माइक है। ये देखकर एंजी और ज्यादा डर जाती है। तभी सोफी और माइक की एक फोटो रखने वाली टेबल से गिर जाती है। एंजी फोटो को उठाती है और फोटो के पीछे ब्लैक क्रेयॉन से वही लाइन लिखी होती है, यू कैन नॉट सेव हर। इन सब इवेंट्स से परेशान होकर माइक ऑफिस से तुरंत घर आता है। वो अपने घर में सिक्योरिटी कैमरास लगाता है। तभी उसका दोस्त रॉन उससे पूछता है, क्या चल रहा है यहाँ? माइक अपने ड्रीम्स के बारे में रॉन को बताता है। रॉन सजेस्ट करता है कि माइक अपनी एक एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड की हेल्प ले, लेकिन माइक सुपरस्टिशंस पे बिलीव नहीं करता और रॉन की बात को इग्नोर करके चला जाता है। घर में एंजी माइक को दिन के इवेंट्स के बारे में बताना चाहती है, लेकिन माइक कैमरास लगाने में बिजी रहता है। एंजी किचन में डिनर बना रही होती है जब डाइनिंग रूम से आवाज आती है। एंजी जाके देखती है एक फ्लावर वास फ्लोर पर गिर के टूट गया है। जब वो वास उठाकर रखने लगती है तभी टेबल के नीचे उसे किसी के डेमोनिक लेग्स दिखते हैं। एंजी शॉक में पीछे हट जाती है और तभी एक डिमोनिक फिगर उसके सामने आता है और उसकी तरफ बढ़ने लगता है। डर के मारे एंजी टेबल के नीचे छुप जाती है। माइक एंजी की चीखें सुन के उसके पास आता है और उसे शांत करता है। दूसरी तरफ सोफी अपने रूम में कुछ ड्रॉ कर रही होती है। तभी उसका विंडो अपने आप ओपन हो जाता है और सोफी की ड्राइंग हवा में फ्लोट करके विंडो के ऊपर जाके अटक जाती है। सोफी ड्राइंग लेने के लिए विंडो के ऊपर चढ़ने लगती है, लेकिन तभी एक इनविजिबल फोर्स उसे विंडो से बाहर धक्का दे देती है। माइक तुरंत आकर उसे बचा लेता है। तभी मेन डोर की बेल बजती है। सोशल सर्विस ऑफिसर सोफी का हाल देखने आई होती है। घर का माहौल देखकर ऑफिसर को लगता है कि माइक और एंजी के बीच फाइट हो रही है। वो सोफी से अकेले में बात करने की रिक्वेस्ट करती है। सोफी ऑफिसर को बताती है कि रात को उसके रूम में किसी की प्रेजेंस होती है जो उसके पास आके लेट जाता है। इसके बाद पूरा रूम डार्कनेस से भर जाता है, लेकिन फिर सोफी कहती है, मैं खुश हूँ क्योंकि मेरे डैड आके मुझे बचा लेते हैं। ये सब सुनकर ऑफिसर को डाउट होता है कि शायद माइक ही सोफी के साथ कुछ गलत कर रहा है, लेकिन जब ऑफिसर सोफी से और क्वेश्चंस पूछती है तो क्लियर हो जाता है कि माइक ऐसा कुछ नहीं कर रहा। सोफी बताती है कि जो एंटिटी उसके रूम में आती है वो कुछ सुपरनैचुरल है। सोफी ऑफिसर को ये भी बताती है कि वो अपने नाइटमेयर्स के बारे में किसी को नहीं बताना चाहती, क्योंकि जो भी इन नाइटमेयर्स के बारे में सुनता है उसके साथ भी वही सब होने लगता है। सोफी के नाइटमेयर्स काल के बारे में सुनने के बाद शुरू हुए थे और अब वो भी इस साइकिल में आ चुकी है। जब तक ऑफिसर सोफी से और बात कर पाती, एंजी के रूम की वॉल पर बड़ा बड़ा यू कैन नॉट सेव हर लिखा हुआ दिखाई देता है। ये देखकर माइक तुरंत सोफी के पास भागता है। ऑफिसर माइक से कहती है कि वो उनकी हेल्प करना चाहती है, लेकिन माइक उसे घर से जाने के लिए कहता है। ऑफिसर के जाने के बाद माइक सोफी को बैकयार्ड में ले जाकर खेलने लगता है और एंजी वॉल को साफ करने लगती है जहाँ ये क्रीपी मैसेज लिखा था। वॉल साफ करते वक्त एंजी के रूम का डोर अपने आप तेजी से बंद हो जाता है। माइक आवाज सुनकर आता है और डोर खोलता है। एंजी माइक पर गुस्सा होने लगती है और कहती है, मुझसे मजाक मत करो। माइक कंफ्यूजन में उसे बताता है, मैं तो अभी सोफी के साथ खेल कर आया हूँ। सोफी फिर शावर लेने जाती है और यहाँ माइक एंजी को कंफर्ट कर रहा होता है। तभी एंजी को सोफी की आवाज आनी बंद हो जाती है। माइक बाथरूम के बाहर जाके सोफी को बुलाता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। बाथरूम के अंदर एक डीमन सोफी को उसके बाथटब में डुबा रहा होता है। माइक तुरंत डोर तोड़कर अंदर जाता है और किसी तरह सोफी को बचा लेता है। उस रात माइक को फिर वही नाइटमेयर्स आता है जिसमें वो किसी से बचकर भाग रहा होता है। इस बार वो उस इंसान का फेस देख लेता है और वो और कोई नहीं बल्कि उसके खुद के डैड होते हैं। माइक के डैड सोफी के साथ खड़े होते हैं और बार बार बोलते हैं, लेट हर गो,
यू कैन नॉट सेव हर। ये कहकर वो माइक को शूट कर देते हैं। माइक की आंख खुल जाती है, लेकिन वो देखता है कि उसकी सोल उसकी बॉडी को छोड़कर निकल चुकी थी। उसके रूम के बाहर वो डीमन होता है जो माइक की सोल को स्मेल करके वहां आया होता है। माइक तुरंत सोफी के रूम की तरफ भागता है, जहाँ वो देखता है कि डीमन सोफी के सामने है और उसकी एनर्जी सक कर रहा है। माइक डीमन से लड़ता है, लेकिन डीमन उसे गिरा देता है। तभी माइक की आंख खुल जाती है, दिस टाइम फॉर रियल। वो तुरंत सोफी के रूम में जाता है और एनजी के साथ सोफी को स्माइल करते हुए देखता है। सोफी माइक से कहती है, फादर सेव्ड मी। माइक ये सुनकर शॉक हो जाता है, क्योंकि उसके हिसाब से ये सब उसके ड्रीम में हुआ था। अगले दिन माइक अपने दोस्त रॉन के साथ उसकी एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड के पास जाता है। एस्ट्रोलॉजर बताती है कि जो माइक ने कल रात देखा वो रियल था। एस्ट्रोलॉजर कहती है कि माइक का सबकॉन्शियस माइंड जानता है कि सोफी के साथ क्या हो रहा है, इसलिए उसने माइक को वो ड्रीम दिखाया। उस ड्रीम के थ्रू माइक का एस्ट्रल प्रोजेक्शन ट्रिगर हो गया और उसकी सोल उसकी बॉडी छोड़कर सोफी की हेल्प करने चली गई थी। इसी वजह से माइक डीमन को देख पाया था। एस्ट्रोलॉजर माइक को समझाती है कि वो स्पेसिफिक फोकस के साथ एस्ट्रल प्रोजेक्शन को कंट्रोल करके एस्ट्रल प्लेन में कभी भी आ जा सकता है, लेकिन अगर उसे सोफी की हेल्प करनी है तो पहले उसे उस डीमन के बारे में डिटेल्स समझनी होंगी। एस्ट्रोलॉजर एक बुक दिखाती है जिसमें उस डीमन की ड्राइंग होती है। वो बताती है कि सोफी एक बच्ची है और बच्चों की एनर्जी सबसे ज्यादा प्योर होती है, इसलिए डीमन उसी को टारगेट कर रहा है। एस्ट्रोलॉजर फर्दर एक्सप्लेन करती है कि पिछली बार ये डीमन एक हेक्टर नाम के आदमी को पोजेस कर चुका था। हेक्टर ने पोजेस होने के बाद आसपास के लोगों पर अटैक्स करना शुरू कर दिए थे। पुलिस ने हेक्टर को पकड़कर एक शेमन के पास भेजा, जिसने रिचुअल्स करके डीमन को हेक्टर के अंदर से निकाल दिया। उस रिचुअल की वजह से डीमन की पोजेशन एबिलिटी खत्म हो गई थी, लेकिन अब ये डीमन सालों तक छुपकर छोटी बच्चियों की एनर्जी कंज्यूम करता रहा है और अब इतना पावरफुल हो गया है कि अपने एस्ट्रल प्लेन से ह्यूमन वर्ल्ड में आने की एनर्जी कलेक्ट कर रहा है। डीमन का अगला टारगेट सोफी ही है, क्योंकि उसकी प्योर एनर्जी डीमन के प्लान्स के लिए परफेक्ट है। माइक एस्ट्रोलॉजर से पूछता है इस डीमन को रोकने का क्या तरीका है। एस्ट्रोलॉजर बताती है कि डीमन को एक बॉडी की जरूरत होती है और अगर उसे एक बॉडी में ट्रैप कर दिया जाए तो वो एक स्पेल के जरिए उस डीमन को परमानेंटली सील कर सकती है। एस्ट्रोलॉजर सजेस्ट करती है कि रिचुअल को जल्दी से जल्दी परफॉर्म करना होगा। सब लोग माइक के घर जाते हैं और सोफी के बेड के आसपास एक लॉन्ग रोप का सर्कल क्रिएट करते हैं। मिडनाइट को सब लोग उस सर्कल के अंदर ही सोफी के बेड के पास बैठे होते हैं। डीमन आता है और सोफी उसे देख पाती है। सोफी डीमन को देखकर इतनी डर जाती है कि उसे काम करने के चक्कर में सब लोग गलती से सर्कल के बाहर निकल जाते हैं। इसका फायदा उठाकर डीमन रॉन को पकड़ लेता है और उसकी सारी एनर्जी सक कर लेता है, जिसकी वजह से रॉन ऑन द स्पॉट मर जाता है। एंजी सोफी को लेकर नीचे भाग जाती है और उसे काम डाउन करने की कोशिश करती है। तभी पास के कंप्यूटर स्क्रीन पर ऑटोमेटिकली यू कैन नॉट सेव हर टाइप होने लगता है और रूम की लाइट्स फ्यूज होने लगती है। एंजी सोफी को लेकर बेसमेंट में छुप जाती है, लेकिन वहां उन्हें माइक पोजेस्ड कंडीशन में मिलता है। हाँ, माइक ने खुद को इंटेंशनली डीमन के लिए सैक्रिफाइस कर दिया होता है। माइक एंजी से कहता है मुझे एक चेयर से बांध दो, क्योंकि मैं डीमन को अपने अंदर ज्यादा देर तक कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। एंजी रोप्स लेने जाती है, लेकिन तभी डीमन सोफी को उठा लेता है। माइक डीमन से कहता है सोफी को छोड़ दो, अगर तुम्हें किसी को पसेस करना है तो मुझे कर लो। डीमन माइक को फुल कंट्रोल के साथ पसेस कर लेता है। एंजी माइक को टाई करने की कोशिश करती है, लेकिन पसेस्ड माइक एंजी को धक्का देकर खुद को फ्री कर लेता है। पसेस्ड माइक एंजी का गला दबाकर उसे मारने ही वाला होता है, तभी एस्ट्रोलॉजर वहां आ जाती है और माइक पर अटैक कर देती है। एंजी, सोफी और एस्ट्रोलॉजर बाहर भाग जाते हैं और माइक उनके पीछे आता है। बाहर खड़ी पुलिस माइक को शूट करके गिरा देती है और उसे अपने साथ ले जाती है। माइक पर अपने दोस्त रॉन के होमिसाइड का केस और अपनी वाइफ और बेटी पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस होता है। माइक अभी भी जेल में अपनी सजा काट रहा है। एंजी अब भी माइक से मिलने जाती है, लेकिन उसके और सोफी के लिए जिंदगी सेफ हो गई है। माइक ने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया था और उसकी वजह से एंजी और सोफी की जान बच गई और यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और जाने से पहले हमारे चैनल ग्लोबल सिनेमा एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें।